हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा जी भी मौजूद हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका स्वागत है। मैं यही सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में बने रहने के लिए रीढ़हीन होना बहुत ज़रूरी है और कांग्रेस में चापलूसों की कमी नहीं है। आज़ाद जी की बात को आप कैसे देखते हैं? आकाश जी नमस्कार, आपके सभी जी। दर्शकों को नमस्कार। आपके चैनल पे पहली बार आया हूँ और सारे जो पैनलिस्ट हैं बहुत मंजे हुए लग रहे हैं। ख़ासतौर पे जो सुधा जी बोल रही थी तो लग रहा था कि वो दिल से उनके वो बातें निकल रही थी। मैं एक पत्रकार होने के नाते एक तटस्थ व्यक्ति के रूप में यहाँ पर हूँ। तो मैंने कासिम भाई का सुना, रवि भाई का सुना और सुधा जी के तो जो विचार थे बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात कही और लगभग वही बात मुझे भी लगता है आकाश जी कि अगर मैं मजबूत हूँ और मैं सही हूँ, मैं किसी भी संगठन में हूँ, किसी सपोज कीजिए मैं किसी कंपनी में काम ही करता हूँ, तो अगर मुझे विरोध करना है कि अगर यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है इस संस्थान में, तो अच्छा तो तब है ना जब मैं वहीं रहकर उस विरोध को करूँ और उस विरोध से उस चीज़ों को ठीक कराने की भी सोचूं। हो सकता है उसके लिए मुझे वहीं पर त्याग कुछ करना पड़े। मान लीजिए मुझे कोई पद मिला हुआ है और कहे साहब ये तो बहुत व्यवस्था के विपरीत बोलने लगा है तो इसे अलग कर दें, तो वो चीज़ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अब जब आप संगठन छोड़ के बाहर चले जाते हैं तो फिर एक्चुअली तो आप कोई अधिकार ही नहीं रखते, कोई हक ही नहीं रखते कि उस संगठन के लिए कुछ बोलें, और वो भी वो संगठन जिसने आपको सब कुछ दिया हो। मुख्यमंत्री का पद आपको दिया, सब कुछ आपको दिया, तो आप अपना हक खो बैठते हैं जब आप वहाँ से निकल जाते हैं। अगर आपने अपनी पार्टी बनाई है, तो आप अपनी विचारधारा को रखिए, अपनी बात करिए। तो दूसरी बात एक और है, अगर मैं ये मान लेता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर के एक बड़े नेता हैं, हालाँकि वो धरातल के नेता है नहीं, ज़मीन के नेता है नहीं, फिर भी मैं मान लेता हूँ कि वो वहाँ के नेता हैं। तो आवाज़ भाई आवाज़ आप किसके खिलाफ उठाएँगे? वर्तमान सरकार के खिलाफ उठाएंगे या विपक्ष के खिलाफ उठाएंगे? हमें तो ये समझ में नहीं आता कि इस देश में जो भी है वो विपक्ष के पीछे ज़्यादा पड़ता है और सत्ता पक्ष से सवाल कम होते हैं। आपने कहा कि साहब मैंने 370 का विरोध किया पर मोदी जी कुछ नहीं बोले और मोदी जी ने उसी सहजता से लिया। अरे तो भाई विरोध किया तो आपने किया क्या, उसे बताइए ना। और अपने आप उसके पक्ष में है या नहीं खुल के आज भी बोलिए। आप तो आज भी बोलने को तैयार नहीं है। और अपने पुराने संगठन जिसने आपको रोजी रोटी दी, मान सम्मान दिया, इस स्थान तक लेकर गए, उसके लिए आप बाद में बोलने का क्या अर्थ है? और रही बात जैसे सिंधिया जी ने बोला, अब आप बताइए कि कहना नहीं चाहिए किसी के भी परिवार पर हमला या निजी हमला करने की ना तो मेरी आदत है, ना मैं चाहूँगा कि इस चैनल पे कभी भी हम किसी पर निजी हमले करें। लेकिन उनके परिवार का क्या इतिहास रहा? उनके अगर हम दादा की बात करें, रानी झांसी की लड़ाई की 1857 की बात करूँ, तब भी उनका नाम आता था। उसके बाद भी अंग्रेज़ों के समय पे भी उनका नाम आया टोडी बच्चा के रूप में। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी। अरे! आप राजद्रोह, आप उसे राजद्रोह कहलाएँगे? आप उसे कहेंगे राजद्रोही, जिसके घर ने बलिदान दे दिए, हैं? तो ये कोई उचित बात नहीं है। आज की तारीख में आपको उस संगठन से अगर आप निकल गए, तो हमेशा आप मैं व्यक्तिगत बात करता हूँ, मैंने बहुत सारे संस्थानों में काम किया, लेकिन किसी संस्थान से निकल के मैंने ये तो नहीं कहा कि वो संस्थान बहुत खराब था साहब, मैंने इसलिए छोड़ दिया। मुझे हमेशा ये लगा कि मैं जिस संस्थान से, जिस संगठन से भी जुड़ा, मुझे कुछ ना कुछ वहाँ सीखने को मिला और मुझे लगा कि और क्षमता का विस्तार होगा, तो मैंने और संगठन को जॉइन किया या और दूसरी संस्थान को जॉइन किया। और धीरे-धीरे मुझे लगा कि जहाँ पहली की अगर पहले वर्ष से शुरू करूँ, पहले दिन के करियर से शुरू करूँ, तो मुझे तो हर एक जगह कुछ सीखने को मिला। तो बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि साहब वहाँ पे अच्छा था लेकिन अब मेरी विचारधारा मेल नहीं खा रही या मेरे मन में कुछ और है, मैं ये करूँ, ये होता है स्वस्थ लोकतंत्र की बात है ना? और ये स्वस्थ होना, ये परंपरा हमें स्थापित करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी। अब ये हेट स्पीच कब तक चलेंगी और उसका अभी हमने देख ही लिया है, उसके भी अलग-अलग पैमाने हैं, कहीं पर किसी के लिए कोई सज़ा है, किसी के लिए कोई सज़ा नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। बात जैसे सिद्धू जी की रविकांत जी ने कही थी, जी। मैं रविकांत जी का भी मतलब उनके विचारों को समर्थन दूँगा, वो विपक्ष में हैं, उन्हें वैसा ही कहना चाहिए कि उन्हें तरजीह नहीं देंगे, पर हम एक तटस्थता की अगर भूमिका में रहें, तो उन्हें क्यों तरजीह दें साहब, नवजोत सिद्धू साहब को? वो तो बड़े अगंभीर, नॉन सीरियस रहे हैं, हमेशा, आप देखिए। और जो अगर मेरे से आप विचार जानना चाहते हैं सिद्धू जी के वाले मसले पर, तो मेरा एक मत है, वो कासिम भाई बाद में उसे इलैबोरेट कर देंगे, उनके पास रास्ता क्या बचा है?
चन्नी से लड़ाई, पहले कैप्टन अमरिंदर से लड़ाई। अगर पंजाब में कांग्रेस की नैया डुबोई तो सबसे बड़े नैया डुबोने वाले खुद सिद्धू साहब थे। अब वो बाहर निकल के आए हैं, कोई रास्ता नहीं दिखा तो माई बाप और भगवान तो कहना ही पड़ेगा। और क्या कहेंगे आप? क्या राहुल जी को आप कह देंगे नहीं नहीं अच्छा नहीं है तो फिर रह लेंगे कांग्रेस में? प्रियंका जी को आप कहेंगे भाई? और कोई रास्ता बचा नहीं है। जितना नुकसान पंजाब में कांग्रेस का सिद्धू ने किया है, मेरे ख्याल से इतना किसी और ने नहीं किया होगा। तो ये शायद उनकी गिलानी, उनका पश्चाताप, या जब आदमी जेल में अकेले में रहता है तो उसे बहुत सी बातों पे ना अपना पुनर्विचार करना पड़ता है। वो अपने गिरबान में जागता है, तब उसे लगता है मेरे से क्या क्या गलतियां हुई, और शायद वो इन शब्दों के माध्यम से अपनी गलती की क्षमा अपने नेतृत्व से मांग रहे थे, ये मुझे लगता है। जी जी, और कासिम चंद्र जी जी, बताइए। हम जी लोग इस डिबेट के आदी नहीं है। हम लोग जी आदान जी जी प्रदान और पार्टियों की नीतियों और इसके हम आदी नहीं है। अगर इस तरह की डिबेट जी। होगी तो कम से कम मैं और पुष्पेंद्र जी आज लेफ्ट करेंगे और फिर कभी चैनल पे नहीं। हम लोग इसके चलिए आदी हम नहीं है। अगले हम सवाल लोग की तरफ बढ़ते हम नहीं हैं। नहीं आपको जी मैं हम लोग स्पष्ट अगले बता सवाल की दूं, तरफ मैं बढ़ रहे स्पष्ट बता दूं, हैं। जी आप जी सुन जी। लें, मेरी पढ़ आकाश, जी कंप्लीट। हाँ। हम लोग कासिम इसके भाई का बिल्कुल गुस्सा आदी नहीं जायज है। है। जी 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 कासिम भाई का गुस्सा जायज है। आकाश जी, जी मैं जी ये अनुरोध करूंगा पहले कि जी हाँ। सौम्या बहुत देर से हमारे साथ हैं, उनसे आप 2 जी कमेंट ले लें और फिर मैं कुछ बोलना चाहूंगा, है ना? पहले आप सौम्या से जरूर कुछ बुलवाएं, वो उसे कैसा लग रहा है। जी चलिए ठीक है। पहले मैं सुधा जी से एक सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सुधा जी को अभी हम जाना भी है अगली डिबेट में, इसीलिए। सुधा जी आप ये जी, सबसे बताइए, पहले मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और कौशाम्बी में कई परियोजनाओं की उन्होंने शुरुआत भी की है। उसी कार्यक्रम में शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल बाबा से कौन डरता है, वो मैदान तय कर लें, भारत में ही मैदान होना चाहिए और बीजेपी वाले उनसे दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। शाह जी के बयान पे आप क्या कहना चाहेंगी? आकाश जी, जी सबसे पहले बात तो गृह मंत्री होने के नाते वो उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं, और हमारे गृह मंत्री अगर बैठ के अपने जो देश और उत्तर प्रदेश के लोगों को जो चीजें योजनाएं देनी हो, वहां पे जब पार्टी का प्रचार हो रहा हो तो मैं उस पर कुछ राय देना चाहूंगी नहीं। और मैं आदरणीय सैयद सर और पुष्पेंद्र सर से क्षमा मांगते हुए मुझे जाना था, और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं पूरे पैनल को छोड़ के कभी ना जाऊं, लेकिन आज चूंकि जाना बहुत जरूरी है इसलिए जाना पड़ेगा। मैं इस बात पे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी आकाश जी कि जाने से पहले एक बात जब सुन भी के जाइएगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जब भी हम बात करते हैं कि लड़ाई झगड़ा, आप बताइए गृह मंत्री को जो कर्तव्य दिए गए हैं उस कर्तव्यों को उनको पूरा करना चाहिए, कम से कम तब तक जब तक कि वो उस पद पे हैं। अब बताइए, राहुल गांधी जी ने कब कहा कि हमसे डरो? उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे थे, अगर वो प्रश्न गलत थे उनका उत्तर मिल जाता, उनके प्रश्न या तो बदल जाते या तो प्रश्न खत्म हो जाते। यहाँ पे कब कहा कांग्रेस वालों ने या कांग्रेस पार्टी के राहुल जी ने कब कहा कि हमसे हमसे डरिए? कोई जरूरत नहीं भाई, सच्चाई से रहने वाला व्यक्ति डरता नहीं है। और अगर ये बात की जा रही है कि कौन डरता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सत्यता और तथ्यों के साथ खिलवाड़ की जा रही है, तभी इस शब्द का प्रयोग ही हो रहा है। मैं कभी नहीं मानती कि सच्चाई के साथ खड़ा हुआ व्यक्ति इस तरह की बयानबाजी करना पसंद करेगा। मुझे जो काम मिला है मैं पहले अपना वो काम करूंगी, मेरे काम करने में कुछ अड़चने आएंगी तो मैं उस पर सवाल खड़ी करूंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन सवालों का उत्तर ले पाऊं, न कि प्रश्न की आड़ में प्रश्न ढकेल दूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो जी मेरी बातें हैं वो क्लेरिफाई हो जाए। तो गृह मंत्री जी क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, चूंकि देश की मैं भी निवासी हूँ, भारतीय हूँ, तो सुनना मेरा फर्ज है, मैं सुन लेती हूँ। लेकिन इन बातों पे बयान देके उनको ज्यादा महत्व नहीं देना है, क्योंकि काम मिला है उनको ना। वित्त मंत्री संवैधानिक पद है, गृह मंत्री एक संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, उसके कुछ कर्तव्य है और कुछ अधिकार है। लेकिन कर्तव्यों की इतश्री करके सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे सवाल खड़ा करना, अपने कामों को, जो काम उनको दिया गया है कि जो अब मुझे कोई पद मिलेगा तो उसके कुछ कर्तव्य होंगे ना, वो हम कोई एहसान नहीं करेंगे। यहाँ तो लगता है कि प्रधानमंत्री होने का एहसान हो रहा है, गृह मंत्री होने का एहसान हो रहा है, कोई भी पद जो जनता ने उनको जनादेश दे दिया है वो हमको, अरे भाई हमको नहीं। आप एक पद पे बैठे हैं, कल कोई और था, कल कोई और होगा, आज आप बैठे हो, तो सवाल भी आपसे होंगे, प्रश्न भी आपसे होंगे, और कर्तव्य को पूरा करना भी आपका पहला फर्ज होगा, क्योंकि आपको जनादेश इसी वजह से मिला है जिसपे आप कहते हैं 600 करोड़। आप ये भी भूल जाते हैं कि 140 करोड़ की भारतीयता में 600 करोड़ आप कैसे बना लेते हैं, तो ये झूठ। मैं हमेशा इस लाइन को कोट करती हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक लाइन कही थी कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबैना। तो जिसका ये पार्टी लाइन हो, मैं उस पर कुछ और बयानबाजी करने को कोशिश जी नहीं करना चाहूंगी, ना कुछ कहूंगी। मेरा
एक सिर्फ दायित्व है कि देश में देश के विकास और पार्टी के सिद्धांतों पे चलते हुए सत्य के साथ खड़ा होना, मैं उस पर पूरी रहने की कोशिश करती हूँ। जी, पुष्पेंद्र शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? पहले तो जो भी हुआ, लेकिन सुधा जी और रविकांत जी पैनल पे ज़रूर रहें, है ना। कासिम भाई की तरफ से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब दिल की बातें ज़ुबान तक आती हैं, और तरीका कुछ भी हो सकता है। रही बात थोड़ी सी लागू होती है सुधा जी और रवि जी पे भी, और ज़्यादा लागू होती है गुलाम नबी आज़ाद और ज्योतिराज सिंधिया पे। एक लाइन बोल रहा हूँ, कासिम साहब खुश हो जाएंगे ना, कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। राजनीति में तो ये हमेशा पॉसिबल है। बस यही कहना था। सुधा जी, आप जा सकती हैं। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार आप सभी को। जी, नमस्कार। पुष्पेंद्र जी, आपसे अगला सवाल मैं करना चाहूँगा। कांग्रेस सॉरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हालिया ही कहा है कि कांग्रेस ने अडानी को थाली में सजा कर सारे पोर्ट्स दिए थे, ये कहते हुए, मतलब, और आज वही विपक्ष उसी अडानी पे हमलावर है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर तो पूरे देश में इतनी बहस, इतनी चर्चाएं हो रही हैं कि जी शायद हाँ। मैं और कासिम भाई मिल भी जाएं और पूरी रात और दिन चर्चा करें तो कम पड़े। उधर जी सीतारमण हाँ। बोलती हैं तो दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत्र का भी हमें सुनना होगा, जो चाइनीज़ कंपनी का सारा सबूत ला के दिखाती हैं कैसे अडानी के प्रेमिसेस से कंपनी चल रही है। लेकिन जो हमारे दर्शक हैं, मैं चाहता हूं कि उन्हें कुछ अलग सा सुनने को मिले। जी अडानी पर और सब पे सब ने बहुत बोला है, बहुत बोला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आजकल इतिहास की भी बात हो रही है, उसमें भाई एक तरफ से कहा जा रहा है कि इतिहास को बहुत गलत तरीके से लिखा गया, और दूसरी तरफ ये आवाज़ें हैं कि भाई इतिहास को बदला जा रहा है, उसको बदलने की कोशिश हो रही है। चाहे वो संघ पर प्रतिबंध की बात हो, गांधी जी के चैप्टर्स हों, या और दूसरी बातें हों, जो सिलेबस में बदलाव हो रहा है, इतिहास में बदलाव हो रहा है। तो हम ये सोच लेते हैं कासिम साहब कि आज से करीब कोई 50 साल बाद ना आप होंगे, शायद ना मैं होऊंगा, हो सकता है आकाश रहें, रविकांत रहें, तो लोग कैसे बात कर रहे होंगे। और ये एक किसी से बहस हो रही थी, तो उन्होंने मुझे लिख डाला। वो थोड़ा मतलब वामपंथी विचारधारा के भी हैं और बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाएं कि 50 साल बाद जब इतिहास होगा तो वो कैसा होगा और लोग कैसी चर्चा करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है आकाश जी, 2-4 लाइनें हैं। जी वो बड़ा है इसलिए खड़ा है। परिवार के एक सदस्य ने प्रश्न किया, क्या आप राहुल गांधी को इसलिए सपोर्ट करते हो कि वह अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे? तो कहा, मुझे नहीं पता कि वह कैसे प्रशासक होंगे, क्योंकि वे कभी प्रशासक रहे ही नहीं। तो फिर क्यों आप उनका समर्थन करते हैं? क्योंकि वही एक शख्स है जो लगातार बिना डरे तानाशाही का विरोध कर रहा है। बाकी सभी विपक्षी नेता कभी ना कभी झुकते हुए नजर आते हैं, समझौते की राह पर चलते नजर आते हैं, पर राहुल गांधी नहीं। ऐसे ही लोग इतिहास में याद किए जाते हैं। अब जिसकी तुलना है वो आगे जाके मैं बताऊंगा। कोई एक शख्स था भीड़ में जिसने हिटलर का नाजी सैल्यूट लेने से मना कर दिया था। कोई एक शख्स था जो चीन के तियानमेन चौक पर स्क्वायर पर टैंकों की कतार के सामने खड़ा हो गया था। वो कौन थे, कैसे थे, वह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु अपने समय में उन्होंने जो किया वह दुस्साहस था। राहुल गांधी खड़े थे और लड़े थे, यही इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाएगा। ज्योतिराज सिंधिया और गुलाम नबी के लिए भी लिखा है। पर मैं सिर्फ ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हम जब बात करते हैं तो बहुत शॉर्ट टर्म की बातें करते हैं। असल में मेरा मकसद, आपका मकसद, अंततः रविकांत जी का भी मकसद, हमारा क्या है, मीडिया का क्या मकसद है? समाज को सच्चाई से अवगत कराना, किस दिशा में समाज और देश जाए उसको सोचना, और हमारा इतिहास चाहे किसी भी रूप में वो कलंकित ना हो, लेकिन जो लिखा जाए वो सत्य लिखा जाए, सत्य के अलावा कुछ ना लिखा जाए। ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। मैं सिर्फ इस बात को कह के ये जताना चाह रहा था कि जिस तरह की बहस, जिस तरह की डिबेट्स और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत कोई अच्छा संकेत नहीं है। पहले हमने भारतीय जी लोकतंत्र में ऐसा नहीं देखा। अटल जी को देखा, नेहरू जी को देखा। अटल जी को तो राव साहब ने अपना प्रतिनिधि बना के यूएनओ में भेजा। तो वो दिन कब आएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी जी सैयद कासिम जी, आप बताइए कि बहस और असहमति लोकतंत्र का सार कहे जाते हैं, लेकिन विपक्ष की कहीं ना कहीं यह विपक्ष आरोप लगाता है कि उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश
हो की जा रही है। तो क्या आज लोकतंत्र बेड़ियों में जकड़ा है, या लोकतंत्र जैसा कुछ भी नहीं है, ऐसा जैसे विपक्ष कहता है? इससे आप कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं? देखिए, वक्त के साथ सब कुछ बदलता है आकाश भाई। जी और जैसा पुष्पेंद्र जी ने कहा कि एक कविता के सार के रूप में उन्होंने कविता पेश की, बहुत अच्छी कविता थी। पुष्पेंद्र मुझे व्हाट्सएप कर दिएगा। मैं जी आपको एक चीज कहूं कि असहमति जो है ये आज से तो है नहीं, और जब से दुनिया कायम हुई है, जब से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, तब से असहमति और सहमति दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो ये तो हुआ नहीं कि असहमत रहने वालों को ईश्वर ने पहले कर दिया। आज भी तमाम लोग ईश्वर से सहमत है। लोग जो है नहीं मानते हैं एकल ब्रह्मा, लोग नहीं मानते हैं अल्लाह एक है, ऐसे लोग हैं, तमाम है। तो क्या हुआ कि ईश्वर ने उनको खत्म कर दिया? नहीं खत्म कर दिया। देखिए, ये तो जरूर हुआ है कि कुछ इधर देखने को मिला है कि तमाम मामलों में अखबार वाला है, कोई चैनल वाला है, अगर उसने असहमति व्यक्त कर दी तो उसके चैनल की लाइसेंस चला गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, परसों एक फैसला दिया है इसको लेके। ये ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। विपक्षी नेताओं से घर खाली हो गए और दूसरे लोगों से नहीं खाली हुए, ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। अब चूंकि कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी आकाश जी मैं ये कहूंगा कि जी दंगों की बात कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती। जो वो बिहार शरीफ हो या दूसरी कोई जगह, सूरत हो, मलियाना हो, मेरठ हो, हाशिमपुरा हो, चूंकि पुष्पेंद्र जी तो मेरठ से आते हैं। इतने साल के बाद अगर मेरे हाशिमपुरा का फैसला भी आता है तो ये नहीं पता चलता कि उस 72 लोगों को किसने गोली मारी थी और एक साथ खड़े करके 72 लोग कैसे मार दिए गए थे। ये कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। इसी तरह से आज अगर कोई लिंचिंग की बात, अगर 150 लिंचिंग पूरे देश में होती है, तो मैं मिसाल देता हूं कि एक पूरे देश में एक भागलपुर का दंगा इतना बड़ा दाग है कि जिस दाग से कांग्रेस कभी मुक्ति नहीं पा सकती है। और यही कुणाल किशोर जो अब बाद में महंत होकर अयोध्या आ गए, ये उस जमाने में वहां पर पुलिस अधिकारी हुआ करते थे, लोग चिल्ला चिल्ला के कहते रहे और प्रधानमंत्री राहुल गांधी दौरे पे गए, उनको हटा नहीं पाए थे। तो ऐसा समय भी आया है। तो किसी भी चीज को, जैसे भी पुष्पेंद्र जी कह रहे थे ना, इतिहास को आप लिखिए तो सच लिखिए। तो इतिहास में दर्ज चीजें, इबारतों को मिटाया नहीं जा सकता। हम अपने यहाँ की किताबों से उसे हटा सकते हैं, लेकिन दुनिया में किताबें जो महफूज हो गई हैं गूगल से, उसको हटाने के लिए हम और आप सक्षम नहीं है। नए एडिशन में हम इतिहास से कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन पुराने एडिशन में वो रहेंगे और गूगल पे महफूज रहेंगे। ये जी सही आरोप है और इसमें बहुत ज्यादा मैं, क्योंकि रविकांत जी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम लोग चूंकि जर्नलिस्ट हैं और हम लोगों की एक कोई विचारधारा नहीं है, हम लोग थोड़ा स्पष्ट कहने के आदी हैं। और पुष्पेंद्र जी को तो आज देख के मेरी बाँछें गिल गई कि वो व्यक्ति हैं कि जो देश का कोई ऐसा चैनल नहीं है जो इनके समय के लिए बेचैन और परेशान ना रहता हो। तो फिर भी ये है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। उसके मिसाल के तौर पे दसियों मामले ऐसे हैं कि जिन लोगों की कोई हैसियत नहीं है, वो Z+ की सुरक्षा में चल रहे हैं। जो लोग चैनल पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है, जो तिहाड़ जेल में रह चुके हैं और आज वो Y+ सुरक्षा में चल रहे हैं, तो सवाल तो उठेगा। लेकिन ये है कि सत्ता के मध्य में जितना लोग सत्ता में पहुंचने के बाद, कुर्सी पे जाने के बाद, ये सारी चीजें अब जरा सा खुला खेल फर्रुखाबादी की तरह हो गई। होता पहले भी रहा है। पहले की सरकारों में भी अपने लोगों को ऑब्लाइज किया जाता था, अपने लोगों को रेवड़ी बांटी जाती थी। लेकिन तब में अब में अंतर यह है कि तब चीजें बहुत छुपा के खामोशी से कर दी जाती थी। अब जजों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, सुप्रीम कोर्ट के जज होने के फौरन बाद, रिटायरमेंट के फौरन बाद राज्यसभा, ये सारी चीजें जो देखने को मिल रही हैं, ये थोड़ा सा खुला खेल फर्रुखाबादी की तरह है। मुझे लगता है बस यही जी ज्यादा है। बाकी पिछले की सरकारों में आज की सरकारों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इमरजेंसी लगी जी थी तो इमरजेंसी संवैधानिक संविधान में इमरजेंसी मौजूद है तो लगी थी। आज अगर उसको लोग, विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं, तो वो संविधान के दायरे में नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है, वरना इमरजेंसी लगा के आप फिर कुछ भी कर सकते हैं, वो जायज होगा। आकाश जी पुष्पेंद्र जी, फाइनल कमेंट्स आपके चाहिए हमको कि क्या लोकतंत्र बेड़ियों में जकड़ा है, जैसा विपक्ष का कहना है? आप क्या कहना चाहेंगे? रविकांत जी भी बैठे हैं, हो सकता है मेरी कुछ पंक्तियां उन्हें अच्छी ना लगी हों। देखिए, नहीं नहीं हकीकत ये है नहीं कि मुझे कहीं नहीं लगता कि लोकतंत्र बेड़ियों में जकड़ा है। जी ठीक है, कुछ संस्थाओं पे थोड़ा दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं और कभी कभी ऐसा लगता भी है, आपको और हमें भी लगता है, एज जर्नलिस्ट ऐसा लगता है। लेकिन बावजूद इसके मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि लोकतंत्र बेड़ियों में जकड़ा है। अगर लोकतंत्र बेड़ियों में जकड़ा होता तो आप और हम इस चैनल पे इस तरह से बातें ना कर रहे होते। हाँ, जी ज़रूर है, हर एक का अपना कार्यशैली होती है,
और जिसको जब जब मौका मिलता है वो थोड़ा अधिकारों का या उससे आगे बढ़ के चला जाता है। और दूसरी बड़ी बात जो है वो लोकतंत्र में जो संतुलन चाहिए पक्ष और विपक्ष का, वो गड़बड़ा गया है। वो इतना एक तरफा होता जा रहा है कि उससे बहुत सी चीज़ें ऐसे लगने लगी हैं। एक तरफ को भक्त कह दिया जाता है, दूसरी तरफ हम लोग खुद एक नई टर्म ईजाद कर ली गई, गोदी मीडिया। वो अब ये बहुत सा प्रत्यक्ष भी होता है, लेकिन अगर मैं एज लीडर या एज कम्युनिटी लीडर या समाज की तरह से बात करूं, तो मैं यही चाहूँगा कि इस देश में लोकतंत्र में संतुलन बना रहे पक्ष और विपक्ष का। पार्टी कोई भी आए, पर उसे इतने अधिकार और इतना ऐसा ना लगने लगे कि उनके ऊपर कोई है ही नहीं, चाहे वो कोई भी हो। जब भी किसी को इस तरह से ताकत मिलती है, तो वो क्या होता है कि वो निर्णय लेने में शायद अकेले निर्णय लेने लगते हैं, जबकि लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब हम सामूहिक निर्णय लें और दूसरे पक्षों की जानकारी लें, उनकी हिस्सेदारी बढ़ाएं, भागीदारी बढ़ाएं, और तब देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। लोकतंत्र गेड़ियों में फिर भी नहीं है। जी, पुष्पेंद्र शर्मा जी, आपका विचार हमारे चैनल में आने के लिए और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सेहत कासिम जी, आपका बहुत भी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। कासिम भाई से जी, मिलाने के नमस्कार। लिए, रविकांत जी से मिलाने के जी। लिए आ गए, आपका बहुत धन्यवाद।